और वो वक्त जब दर्शकों के सवालों को शो में शामिल करते हैं। और आज दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं गौतम कालिया, शेर खान भाई पीएनबी पारेपास से, और हमारे साथ हैं अमित कुकरेजा, फाउंडर अमित कुकरेजा एडवाइजरी। आप दोनों का स्वागत है इस खास पेशकश में। और दर्शक भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, एक एक करके रब्ता करते हैं। सुनील कुमार साहब जयपुर से मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। सर नमस्कार। नमस्ते मैडम। कैसे हैं आप? ठीक है मैम, ठीक, बढ़िया है। ओके, तो आपने जो 7 फंड्स लिए हैं वो एक ही एएमसी के हैं लगभग। ये कि कैनरा रोबेको के हैं और एक क्वांट स्मॉल कैप है। जी, ऐसा क्यों एसआईपी सर? कंटिन्यू जा कैनरा रही है। रोबेको आपने एक ही एएमसी के इतने फंड्स क्यों डाले सर पोर्टफोलियो में? वो मेरा कोई नॉन था और उसी के थ्रू भी हो गए, है ना। वो कैनरा रोबेको एएमसी में ही था, इसलिए हो गए। ओहो, अच्छा। जी, तो बाद में मेरे को धीरे धीरे रियलाइज होने लगा, या कैसे भी है, थोड़ी जानकारी होने लगी। पहले मेरे को जानकारी नहीं थी, तो अब मैं थोड़ा गोल अचीव करना चाहता हूँ 1 करोड़ इन 10 years में। तो क्या जानकारी मैं पहले इससे इस कर बात पाऊंगा? जानकारी इस बात की नहीं थी कि एक ही एएमसी के इतने सारे फंड्स इकट्ठा नहीं करने चाहिए, या जानकारी जी इस बात की नहीं थी कि पोर्टफोलियो को जी डाइवर्सिफाई करना चाहिए? ठीक है, जी ठीक जी है। जी चलिए ठीक है, समझ गए हैं। 10 साल में आपको चाहिए 1 करोड़, ठीक है। और 1 करोड़ मतलब मैं समझ रही हूँ कि आपने पूरा आकलन कर लिया है और महंगाई को आपने इसमें इंक्लूड किया हुआ है, और आपको 1 ही करोड़ चाहिए, है ना? कि आप चाहते हैं कि हमारे एक्सपर्ट उसका भी आकलन करके आपको बताएं कि शायद 1 करोड़ कम पड़ जाए 10 साल में। जी। मैं वैसे, ये तो अभी कम ऐसे ही थी, मैं 30 से 35 हजार मंथली इन्वेस्ट कर सकता हूँ। चलिए, तो तो अभी उस आप अपनी हिसाब से मेरे एसआईपी को की राशि बताइए। भी जी बढ़ाने की क्षमता भी रखते हैं, ठीक है। अमित, काफ़ी क्लैरिटी अब आ गई है, लेकिन सबसे पहले जो इनको लोन के बदले जो फंड्स इन्होंने इकट्ठा किए हैं कैनरा रोबेको के, वो क्या मांझरा है इन्हें भी समझाएं, और बाकी दर्शकों को भी समझाएं कि कैसे इस तरह की सिचुएशन से बचना चाहिए। जी श्योर। देखिए, आपका नाम देख रहा था मैं आपका, सॉरी। तो आपको मैं एक ये चीज हाईलाइट करना चाहता हूं मिस्टर सुनील, कि फंड हाउस का भी रिस्क हो सकता है आपके पोर्टफोलियो में। तो आप हमेशा किसी एक नोन फंड रिकमेंडेशन वाले पर्सन से पूरी तरह से समझें कि वो सिर्फ उसी फंड हाउस के ही म्यूचुअल फंड्स क्यों रेकमेंड कर रहा है। मेरा सस्पेशन है कि ये सारे रेगुलर प्लान्स हैं, और रेगुलर प्लान्स होना खराब बात नहीं होती है, बट आपको थोड़ा सा ये नॉलेज होना चाहिए कि एक ही फंड हाउस के सारे रेगुलर प्लान्स अगर दिए जा रहे हैं तो उनका डेफिनेटली कोई जो रिम्यूनरेशन है, जो उनका सोर्स ऑफ अर्निंग है, उसमें कोई एक एंगल है। तो आपको 2-3 चीजें अपने पर्सपेक्टिव से सोचनी है। पहला, आपकी गोल की क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, और उस गोल की क्लैरिटी को, उस गोल को अचीव करने के लिए आपको टॉप परफॉर्मिंग फंड्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने, ना कि सिर्फ एक ही फंड हाउस के म्यूचुअल फंड्स। तो आप पीयर रिव्यूज कीजिए, एनालिसिस कीजिए उस कैटेगरी में कौन कौन से अच्छे परफॉर्मर्स हैं, और उन परफॉर्मिंग फंड्स को ऐड कीजिए। चाहे वो रेगुलर प्लान है चलेगा, लेकिन आपको टॉप परफॉर्मर्स आना चाहिए। सेकंड, आप जितना फंड हाउसेस को डाइवर्सिफाई करेंगे उतना आपको एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा। सिर्फ इन्वेस्टिंग का ही डाइवर्सिफिकेशन नहीं, म्यूचुअल फंड हाउस का भी डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा, जिससे आपका रिस्क मिनिमाइज होगा। तीसरा, आपके स्पेसिफिक क्वेश्चन पे आता हूं। जो आपको 10 साल में 1 करोड़ एक्यूमुलेट करने हैं, उसके लिए आप करीब 45,000 की एसआईपी करेंगे तो अचीव कर लेंगे। मैंने एज्यूम किया कि आपने 2022 से लेके अभी तक ज्यादा लमसम एक्यूमुलेट नहीं किया है, तो अगर आप जीरो से स्क्रैच करते हैं तो आपको 45,000 की एसआईपी करनी है। ऑन एन एवरेज 12% रिटर्न आपका अगर पोर्टफोलियो देगा तो आप 1,81,615 रुपए अचीव कर सकते हैं। लेकिन आपको 2-3 चीजें देखनी है। पहला, आपकी एसआईपी कैपेसिटी अभी मेरे ख्याल से 15,500 है, और आपने बोला आप 31,000 तक कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपकी रिक्वायर्ड कैपेसिटी 45,000 है। अगर आपका ग्रोथ 13 से 14% है तो आप आराम से 40,000 में भी एसआईपी के अमाउंट से अचीव कर सकते हैं। तो आप थोड़ा सा एसआईपी के अमाउंट को बढ़ाइए, और थोड़ा सा गोल को मॉडरेट कीजिए, और फंड हाउसेस को डाइवर्सिफाई कीजिए। स्पेसिफिकली मैं आपको ये बोलूंगा कि एक स्मॉल कैप फंड रखिए। आपकी लिस्ट अच्छी है,
उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपने एक ही फंड हाउस के सारे फंड्स डाल दिए, उसको थोड़ा डाइवर्सिफाई कीजिए। एक स्मॉल कैप रखिए अपनी लिस्ट का, एक मिड कैप रखिए, एक फ्लेक्सी कैप फंड रखिए और एक लार्ज एंड मिड कैप रखिए, वो भी आपकी लिस्ट में है। उसके अलावा आपको कुछ और नई म्यूचुअल फंड कैटेगरीज ऐड करने की जरूरत नहीं है। 12 to 14% में इंडिकेटिव रिटर्न से आप अपने लक्ष्य को आराम से हासिल कर सकते हैं 10 साल में। सुनील जी, कोई और सवाल पूछना है आपने अमित से? मैडम फिर कोई दूसरी कोई एएमसी इसमें फंड सजेस्ट कर सकते हो सर यार? देखिए, आप टॉप परफॉर्मिंग स्कीम्स तो सारे फंड हाउसेस में मिलेगी आपको। कोटक म्यूचुअल फंड में मिलेगी, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड में मिलेगी, मेरा एसेट में भी मिल जाएगी, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल भी है, टाटा म्यूचुअल फंड भी है। तो आप थोड़ा सा स्टडी करिए थर्ड पार्टी वेबसाइट्स पे, और वहां पे फंड हाउसेस की कैटेगरीज में टॉप परफॉर्मिंग स्कीम्स को स्टडी करके उसमें से आप सिलेक्ट कीजिए। आगे बढ़ते हैं। शेखर कुमार पुणे से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, जो गौतम से अपना सवाल पूछेंगे। शेखर, हेलो, एक्चुअली मेरे हस्बैंड का क्वेश्चन था, आई एम टेकिंग इट। अच्छा, मुबारक हो आपकी शादी के लिए सबसे पहले तो। थैंक यू सो मच मैम। मैम एक्चुअली बताइए। हमारा क्वेश्चन था कि अभी ना हमारे 3 लोन चल रहे हैं, जिसका ईएमआई अप्रॉक्स 44,000 जाता है। और 3 हमारी लोन चल रहे हैं, इनकम 3 होम लोन, प्लॉट लोन और ऑटो लोन। कितनी आपने कहा ईएमआई चल रही है अप्रोक्सीमेट? 44,000। ठीक है, ओके। और हमारा इनकम इज अराउंड 1.8 लाख मंथली। तो हम तो इसके अलावा मैं आई जस्ट वांट, मतलब मुझे जानना था कि मैं कैसे इन्वेस्ट करूं, कौन से फंड्स में इन्वेस्ट करूं कि मेरे लोन्स भी जल्दी खत्म हो जाए, प्लस फ्यूचर मतलब प्राइवेट जॉब है तो हमारा रिटायरमेंट का कुछ फंड्स एक्यूमुलेट हो जाए, प्लस बच्चों आगे अगर एजुकेशन प्लान एंड एवरीथिंग उसके लिए। चलिए, तो 44,000 तो आपके चले जाते हैं ईएमआई में, ठीक है, तीनों लोन के। उसमें से मुझे बताइए कि आपके ज़रूरी खर्चे इसके अलावा जो हैं उसको निकाल कर अगर मुझे समझना हो कि कितना निवेश कर पाएंगी हर महीना, तो वो क्या राशि होगी? 50,000। 50,000 आप डाल पाएंगी? ठीक है। तो अब ये जो आपने कहा है 5 से 7 साल में बच्चों की एजुकेशन का आपका लोन है, तो एक तरफ नहीं, आपका गोल है, तो एक तरफ आपको अपना लोन चुकाना है। ये तीनों लोन की अमाउंट बताएंगी मुझे, कितना होम लोन, प्लॉट लोन, ऑटो लोन कितना कितना है और कितना कितना सालों से चल रहा है? ऑटो लोन का मैम अमाउंट हमारा है 9 लाख का अमाउंट है। और होम लोन का 65 लाख है। और प्लॉट लोन जो है वो बस इन्होंने पहले लिया था, तो 12 लाख के करीब बचा हुआ है अभी। 12 लाख बचा हुआ है अभी। हाँ। चलिए, तो इसमें से कितना कितना चुका है ये अभी आप आउटस्टैंडिंग बता रही हैं कि ओवरऑल लोन अमाउंट बता रही हैं? ओवरऑल लोन अमाउंट बता रहे हैं। चलिए, कितनी भरपाई हुई है इसमें से अब तक? मैम कार लोन और घर का लोन जो है वो अभी अभी स्टार्ट किया है 2 महीने पहले। प्लॉट लोन पुराना है जो कि ज्यादा था, अब उसमें 12 लाख बचा हुआ है। ओके। इसके अलावा और कोई निवेश है आपका, फिक्स डिपॉजिट, कोई पॉलिसीज? हाँ, फिक्स डिपॉजिट है कुछ जो मैंने पहले किए हुए थे, वो सब है। कितनी होगी उसकी राशि कुल मिला के? 15 के करीब होगी। 15 लाख? जी मैम। ऑलराइट। चलिए गौतम, थोड़ा सा विस्तार से प्लानिंग करनी होगी। काफ़ी सारे पहलू हैं जो हमने कोशिश की कि सवालों के ज़रिए समझ में आए। सबसे पहले तो ये 3 लोन इनके ऊपर है। मेरे ख्याल से लोन को जितना जल्दी हो सके चुकता करने की रणनीति आपको इनको पहले बतानी चाहिए, क्योंकि हालांकि अच्छी बात है, बच्चों की पढ़ाई के लिए निवेश भी शुरू करना चाहते हैं, लेकिन क्या इस वक्त ऐसा मुमकिन है कि जितना ये निवेश करने के बारे में सोच रही हैं उतना अगर ये जोर थोड़ा सा लोन को चुकाने में डाले, कम से कम जो प्लॉट का जो लोन है जो काफ़ी पुराना है अगर वो चुकता हो जाए तो? क्योंकि फाइनेंशियल लाइबिलिटी, गौतम आप भी जानते होंगे, अपने क्लाइंट्स को समझाते होंगे, ये एक सबसे बड़ा रोड़ा होता है आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग में। कुछ आपका कर्ज, अगर आप कर्ज मुक्त हो जाए ना थोड़े, तो आपके हाथ में कुछ पैसे बचते हैं, उन पैसों को आप सही जगह निवेश कर सकते हैं। तो पहले तो इनको कर्ज मुक्त होने की एक रणनीति बता दीजिए। जी कविता जी, आपने बहुत ही अच्छे इंफॉर्मेशन निकाले मेरे लिए। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जब आप लोन लेते हैं और वो लोन को चुकाते हैं
तो एक तरीके का वो एक गारंटीड इन्वेस्टमेंट प्लान हो जाता है आपके लिए कि आपने अगर आपका रेट प्लॉट लोन में मान के चलिए अगर आपका 10% का रेट चल रहा है प्लॉट लोन पे, तो आपने जो भी पैसे डालने हैं प्लॉट लोन में उसमें आपको गारंटीड 10% का रिटर्न मिल रहा है। तो इस तरीके से अगर आप अपने लोन देखें तो काफी अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दिख जाती है। तो उस नजरिए से अगर आप सोचेंगे, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट में आपको टैक्स कट के 5-6% मिलेंगे और यहाँ पे आपको 9-10% का गारंटीड बचत हो रही है। तो इसलिए आप जितनी जल्दी हो सके तो थोड़े से लोन का अमाउंट कम कर दें, जिससे आपका जो टोटल इंटरेस्ट आउटले है जो आपको, जैसे होम लोन का जो आपका 65 लाख का है वो अगर 20 साल के लिए चलेगा तो लगभग आपको 130-140 करोड़ देना पड़ेगा ड्यूरिंग ये 20 साल इंटरेस्ट को मिला के। तो आपका फिर टोटल इंटरेस्ट का जो अमाउंट है वो कम हो जाता है। तो ये चीज आप ध्यान में रखें जब आप लोन लें। तो एक तो ये तरीका है, ये नजरिया है देखने का अपने लोन और निवेश को। दूसरी बात जो रही जो बच्चों की एजुकेशन प्लान, बहुत ही अच्छी बात है कि आप स्टार्ट कर रहे हैं, अभी 5-7 साल बचे हुए हैं आपके एजुकेशन प्लान में, तो आप इक्विटी में पैसा डाल सकते हैं। और आपने जैसे समझाया कि आप पैसे और डाल सकते हैं लगभग 50,000 के आसपास महीने के, तो आपके पास उतना अमाउंट है। तो मैं आपको स्कीम्स बता देता हूँ जिसमें आप ये 40-50 हजार डाल सके महीने के। मैं पहले तो बोलूंगा कि जितना लोन चुका सके, जिसमें सबसे ज्यादा रेट है पहले वो चुका दे और फिर इस पे फोकस कर सकते हैं, या साथ साथ फोकस कर सकते हैं, बांट सकते हैं ये पैसा। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड में अगर 50,000 डाल रहे हैं तो टोटल तो 15,000 इसमें डालिए। कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटीज इसमें 7,500 डालिए महीने का। मेरे एसेट मिड कैप फंड जो है इसमें भी 7,500 डालिए, मिड कैप फंड मिड कैप स्पेस में। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड है उसमें आप 15,000 डालिए। और फिर रह गया आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, इसमें आप 5,000 डालिए। तो ये कुल मिला के आपका 50,000 का एलोकेशन ऐसे आप कर सकते हैं। गौतम, वैसे तो काफ़ी सेंटिमेंटल होता है किसी को ये कहना कि आप फिक्स डिपॉजिट तोड़ने की कोशिश कीजिए और जितना हो सके लोन की भरपाई उसके ज़रिए करें, लेकिन अगर ये इस तरह का कोई विकल्प इनके लिए है, क्योंकि 15 लाख के आसपास की इनकी फ़िक्स डिपॉजिट है और अगर एक लोन चुकाकर इनका कुछ पैसा फ्री होता है जो शायद वो निवेश में लगा सकते हैं, तो क्या आपको लगता है कि ऐसा करना चाहिए? बहुत ही अच्छा पॉइंट बोला आपने कविता जी कि फिक्स डिपॉजिट जो 15 लाख है वो भी यूज करके लोन चुका सकते हैं। बस एक चीज ध्यान में रखिए कि आपके पास कुछ इमरजेंसी के लिए पैसे रखने चाहिए, तो वो पैसे अलग रखें। तो अगर आपका फिक्स डिपॉजिट है 15 लाख तो शायद 4-5 लाख आप इमरजेंसी के लिए रख सकते हैं और 10 लाख निकाल के थोड़ा सा लोन कम कर सकते हैं। चलिए, जितना हो सका हमने आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश की है। मैम, समय मेरा ख़त्म हो चुका है, लेकिन जल्दी से कुछ पूछना चाहते हैं आप गौतम से? मैम, बाकी लोन का तो वो 15 हमने ना जितना कम हो सका लोन लिया था, वो 15 हमने इमरजेंसी फंड में ही रखा है, क्योंकि प्राइवेट जॉब में जरूरी रहती है इमरजेंसी फंड। तो और ये इसके लिए रिटायरमेंट प्लान के लिए हमें कितना अमाउंट अभी से अलग करना चाहिए? अगर हम 30 साल के बाद, जैसे अभी के हिसाब से 25-30 साल के बाद का हम रखें कि अभी एसआईपी करें, बाद में जैसे आपने बताया एसडब्ल्यूपी हम कर सकते हैं, तो हमारा कुछ तो कितना अमाउंट उसके लिए हमें अलग रखना चाहिए? मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी कि अपना सवाल थोड़ा सा सोचिए। रिटायरमेंट की क्या उम्र है, रिटायरमेंट के बाद आपका हर महीने का खर्चा कितना होगा, थोड़ा सा उसका आकलन कीजिए, जानकारी मुझे व्हाट्सएप पे दीजिए। मैं आपका सवाल एक बार फिर से शो में शामिल करूंगी, क्योंकि रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए थोड़ा सा समय जाता है और मेरे पास आज समय लगभग ख़त्म हो गया है। मेरे और दर्शक फोन लाइन पर इंतजार कर रहे हैं। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद अपना सवाल हमें भेजने के लिए। शो को आगे बढ़ाते हैं और चलिए झटपट रुक कर लेते हैं निवेश के गुरु मंत्र की ओर।
गौतम बताइए आपका गुरु मंत्र क्या है निवेश का आज? जी, तो मैं अपने क्लाइंट से बात कर रहा था, तो उन्होंने मुझे उससे मुझे गुरु मंत्र याद आया ये, कि उन्होंने मेरे से ये पूछा कि तुम लॉन्ग टर्म करते रहते हो, फिर भी हर साल 2 साल में मेरी एक या 2 स्कीम चेंज कर देते हो। तो ये कैसा लॉन्ग टर्म? तो जब हम लॉन्ग टर्म बोलते हैं तो मिनिमम 5 साल का व्यू रखना चाहिए। और लॉन्ग टर्म हम ज्यादातर इक्विटी में बोलते हैं, और इक्विटी एसेट क्लास जो है उसमें 5 साल से कम का व्यू रखेंगे तो फिर और वॉलेटिलिटी रहती, रिस्क रहती, इसलिए हम 5 साल मिनिमम बोलते हैं लॉन्ग टर्म। मगर इक्विटी एसेट क्लास में निवेश करने के बहुत तरीके हैं। आप डायरेक्ट स्टॉक्स ले सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं, और म्यूचुअल फंड में तरह तरह की स्कीम्स होती है जिससे आप निवेश कर सकते हैं। तो आप जब इन्वेस्ट करें, निवेश करें, तो लॉन्ग टर्म के लिए करें, मगर वो स्कीम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन की फंड मैनेजर की स्ट्रेटेजी चल रही है, पोर्टफोलियो एलोकेशन कैसा है, रिसर्च अप्रूव पहले था अभी नहीं है, कुछ मार्केट के उतार चढ़ाव से चेंज हो गया स्ट्रेटेजी, पोर्टफोलियो में कुछ चेंज लाने की जरूरत है। तो वहां पे आप हर 1 साल 2 साल में स्विच कर सकते हैं, आप रेगुलर पोर्टफोलियो रिव्यू करें तो। अगर इक्विटी एसेट क्लास में आप बने रहिए एटलीस्ट 5 साल के लिए। चलिए, बहुत बढ़िया गुरु मंत्र। अमित, आपका? कविता, मेरा गुरु मंत्र ये है कि आप किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने से पहले उसको 5 पैरामीटर से उसको मेजर कीजिए और देखिए क्या वो आपकी रिक्वायरमेंट को मैच करता है। पहला, उसमें आपकी कैपिटल की सेफ्टी कितनी है। दूसरा, उसमें लिक्विडिटी कितनी है। लिक्विडिटी से मेरा मतलब होता है पार्शियल लिक्विडिटी। अगर मैंने 100 रुपए लगाए तो क्या मैं उसमें से 20 रुपए निकाल सकता हूँ या 15 रुपए निकाल सकता हूँ, और कितना जल्दी, क्या उसमें कोई लॉक इन है या कितने आराम से निकाल सकता हूँ, वो लिक्विडिटी का एस्पेक्ट समझिए। तीसरा, जो भी मैं प्रॉफिट उसमें अर्न करता हूँ उसका टैक्स कितना है, उस पर मैं कितना % टैक्स देता हूँ प्रॉफिट का। चौथा, उस इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट ने रीसेंट पास्ट में और लॉन्ग टर्म पास्ट में किस तरीके का रिटर्न दिया है, तो उसकी परफॉर्मेंस को समझिए। और पांचवा, वो मार्केट से कितना लिंक्ड है। वैसे तो हर प्रोडक्ट का एक मार्केट होता है, फिक्स्ड इनकम का भी एक मार्केट होता है, इक्विटी का भी एक मार्केट होता है, गोल्ड का भी मार्केट है, रियल एस्टेट का भी बिल्कुल। मार्केट है। लेकिन आपको ये जी। समझना है कि कैपिटल मार्केट से उसका किस तरह का लिंक है और उसके टैक्स इम्प्लीकेशन और होल्डिंग पीरियड। चलिए, बहुत खूब। झटपट दीपशेखर दत्ता का मैं सवाल लेना चाहूँगी, उसके बाद शो को भी समाप्त करना होगा। अमित के लिए ये सवाल है, हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। कैसे हैं दीपशेखर? हाय मैम, मैं बहुत ठीक हूँ। आप कैसे हैं मैम? मैं भी बहुत ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। 15,000 की SIP से शुरू करना चाहते हैं अपना इन्वेस्टमेंट? हाँ मैम, मैं सोच रहा हूँ कि 15,000 से स्टार्ट करूँ और टॉप अप भी कर सकता हूँ उसका मतलब। और मैम, मैं सोच रहा था कि टाटा स्मॉल कैप में कैसा रहेगा, मतलब लॉन्ग, ठीक है, आपको मतलब बताते हैं। 10 to 12 इयर्स के लिए मेरा ड्यूरेशन है। और मतलब मैं चाहता हूँ आपकी कि मेरा एज पोर्टफोलियो बताएंगे? ज्यादा मतलब ओवरलैप ना हो, तो मतलब और हाँ। मेरे पास 5 to 6 लाख भी है। मैं लमसम के लिए भी मतलब कंफ्यूज हो रहा हूँ कि मतलब एक पे ही रहूँ या फिर 2-3 चूज करूँ, मतलब वही इसी के लिए पूछना समझ था। गई, बिल्कुल। आपकी एज क्या होगी? मैम 26। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। आप मेरे शो के आखिरी कॉलर हैं, मेरे पास समय कम है, लेकिन अगर समय होता तो हम और भी पहलू आपके सवाल के टच करने की कोशिश करते। बहरहाल, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप 26 साल के हैं और देखिए आप लमसम इन्वेस्टमेंट SIP को समझते हैं। आपने अपने आप को थोड़ा सा इन्वेस्टर के तौर पर समझा है खुद को, और अपना पैसे के साथ आपका कैसा रिश्ता है उसको भी आप समझते हैं। अमित, झटपट क्या सलाह होगी इनके लिए? ये दीपशेखर, आपने ये भी लिखा और बताया कि आप एक बिगिनर हैं, तो मैं आपको आपके एक्सपीरियंस को इकट्ठा करने पे ज्यादा एम्फसाइज करूंगा, ना कि रिटर्न्स पे। तो आप कोशिश कीजिए ये 5 लाख और 15,000 की SIP 3 तरीके के म्यूचुअल फंड कैटेगरी में इन्वेस्ट करें। जो लमसम है उसको फिक्स्ड इनकम में डालिए, और बैलेंस एडवांटेज फंड में डालिए, और इंडेक्स फंड जो ब्लू चिप इंडेक्स फंड होता है निफ्टी का या सेंसेक्स का, उसमें डालिए। और जो SIP है उनको भी इंडेक्स फंड और बैलेंस एडवांटेज फंड में रखिए। अगले 3 साल तक आप अपना एक्सपीरियंस बनाइए इन्वेस्टिंग वर्ल्ड में, उसके बाद आप मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी में जाएं। अभी आपका अर्ली स्टेज है, पहले आप थोड़ा कंफर्टेबल हो जाइए मार्केट मूवमेंट से, फिर आप वॉलेटिलिटी से और ज्यादा कंफर्ट बनाने के लिए आप ज्यादा मिड कैप और लार्ज कैप एक्सपोजर अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं।
और राइट दीप शेखर, ऑल द बेस्ट। और इसी के साथ मेरा समय बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अमित आपका और गौतम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला, दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग आज करवाई। और इसी के साथ मुझे भी इजाज़त दे, जाते जाते आपकी स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर छोड़े जा रही है। नमस्कार।